हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रावण 2 की स्क्रिप्ट के फाइनल वर्जन के बारे में। और ये स्क्रिप्ट जो मैंने लिखी है वह शाहरुख खान के तरण आदर्श को दिए। इंटरव्यू आखिर वो मूवी में क्या दिखाना चाहते हैं और मेरे द्वारा रिसर्च किए कि क्या होगा जब एक ऐसा एआई जो दुनिया की सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ क्या होगा उस पे आधारित है। और ये सवाल मैंने खुद एआई से ही पूछा है। और इस बार ये कहानी इंडिया में सेट है। तो चलो चलते हैं मेरे कहानी की तरफ। मूवी के शुरू में प्रतीक एक सपना देखेगा जिसमें उसने रावण मूवी के अंत में जीवन को रिवाइव कर दिया था। लेकिन वह इस स्वप्न से जागेगा तो इस घटना के 15 साल बीत चुके हैं। न तो कोई रावण है, ना ही कहीं जीवन। लंदन में जॉब्स की कमी के चलते अब वह अपनी माँ के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया है। उसकी माँ सोनिया बुक्स लिखने का काम कर रही है। इस बीच में सोनिया, जिसने अपना घर का लोकेशन चेंज कर दिया है क्योंकि उसके पड़ोसी उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। अब वे दूसरे एरिया में रह रहे थे, लेकिन वहां भी उसके पड़ोसी उतने अच्छे नहीं थे। प्रतीक एक कंपनी के अंदर वीडियो गेम्स बनाने का काम कर रहा है। और यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि बैरन इंडस्ट्री है, जिसका एक शाखा इंडिया में भी है। कंपनी के दिवालिया होने और अपने बड़े भाई को खोने के बाद जूनियर बैरन संजय दत्त इस इंडस्ट्री को फिर से खड़ा किया। और यह कंपनी ने बहुत से गेम्स इंडिया में गेमिंग के क्रेज को देखते हुए एक से बढ़कर एक गेम बनाने का काम कर रही है। यहाँ विदेशों के अन्य कंपनियों के गेम्स भी बनाए जाते हैं। साथ में इस कंपनी के अंदर बहुत से मिलिट्री के लिए चीजें भी बनाई जाती हैं। लेकिन बैरन को एक बड़ा गेम जरूरत है ताकि इंडिया का बच्चा बच्चा इस कंपनी का नाम ले सके। अब प्रतीक उनके लिए ये गेम बनाएगा। इसमें प्रतीक का साथ देगी जेनी की, जो कि इस कंपनी को फिर से ज्वाइन करती है। अब उनकी टीम इस गेम पर काम करना शुरू करेंगे। इसी बीच में सोनिया का अपनी पड़ोसी अय्यर के साथ भी स्टोरी होगी, क्योंकि अय्यर जान चुका था कि शेखर मर चुका है। और आज 15 साल तक उसने सीधे मुंह सोनिया से बात तक नहीं की। और उसकी हालत अब सही नहीं चल रही। और वह अब व्हील चेयर पर है। और उसकी लड़की, जिसका पिछली मूवी में नाम क्या था मुझे मालूम नहीं, तो मैं उसका नाम मीना रख देता हूँ। अब वह एक गेमर बन चुकी है जो प्रतीक के गेम को अच्छा बनाने में उसकी मदद करती है। और इसी दौरान उनके बीच प्यार भी हो जाएगा। कुछ समय बाद गेम लॉन्च होता है और यह गेम काफ़ी फेमस होता है, और जिसके चलते बैरन इंडस्ट्री का नाम होता है। बैरन अब अपना एक सीक्रेट प्रोजेक्ट लेकर आर्मी के पास जाता है और उसकी सरकार से एक डील होती है। अब वह उनके लिए एंड्रॉयड बनाएगा जो आर्मी में जा पाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। गेम लॉन्च के बाद जेनी प्रतीक को उन एंड्रॉयड पर काम करने को बोलती है, लेकिन उसके 2011 की घटना याद आ जाती है, जहां उन्होंने एक एंड्रॉयड रावण का सामना किया था। लेकिन उनका बॉस जूनियर बैरन बताता है कि वह एक गलती नहीं थी, बल्कि वह इस पे बहुत पहले से काम कर रहा था। और उसने ही उन दोनों एंड्रॉयड के ढांचा को बनाया एक मशीन के जरिए। और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो पाता कि उसे उसके भाई ने कंपनी से निकाल दिया। और प्रतीक का बाप शेखर ये सब जनता था। अब बैरन उन्हें एक मशीन दिखाएगा जिसमें एंड्रॉयड्स को बनाया जाएगा। बैरन कहेगा कि वो लोग ऐसा एंड्रॉयड बनाएंगे कि उसे कुछ मालूम नहीं है कि वह है क्या। और वह इस तरह धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में जानेगा। और इस तरह अगर वह इस इंसानियत को समझने में कामयाब रहा तो उसे पब्लिक के लिए भी बनाया जाएगा। और उसके बाद अन्य एंड्रॉयड को इसी तरह बनाकर आर्मी को सौंपा जाएगा। इस स्टोरी में आगे वो लोग 10 एंड्रॉयड को बना लेते हैं और उसमें से एक, जिसका नाम वो लोग लूसीफर रखते हैं, को एक्टिव करते हैं। और प्रतीक के साथ वह इस दुनिया के बारे में जानने और सीखने लगता है। वो प्रतीक के साथ कई लोगों की मदद भी करता है। उसमें से एक घटना होगी कि कुछ लोग बैंक में घुसकर बैंक लूट कर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लूसीफर प्रतीक के इंस्ट्रक्शन के जरिए उनको पकड़ लेता है। इसी दौरान एक बड़ा सा ट्रक बच्चों के ऊपर, जो कि जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे होते हैं, गिरने वाला है कि वह उस ट्रक को रोक लेता है। और इस तरह से वह धीरे धीरे फेमस होने लगता है। बैरन, जिसने उसके अंदर एक कोड डाला होता है कि वह किसी को जान से नहीं मार नहीं सकता, वह धीरे धीरे दिन बीतने के साथ ही जब इस दुनिया के बारे में जानता है तो उसका सिस्टम करप्ट होने लगता है। एक दिन वह एक मॉल में जाता है जहां एक रोबोट को, जो लोगों को इंस्ट्रक्शन देने के लिए बनाया गया था, उसे लोग पीट रहे थे। उसे इस दुनिया में अच्छाई से ज्यादा बुराई नजर आने लगती है। और वह इस चीज को समझ नहीं पाता कि इंसान जिसे जो चीज न कही गई हो करने की वही चीज बार बार करता है। वह हर बुरे पॉलिटिशियन को जीता देता है जो कई मर्डर और गंदे काम किए होते हैं। अब लूसीफर अपने आप को कंप्यूटर से कनेक्ट कर उस कोड को हटा देता है जो उसे किसी को पीटने या मार देने से रोक रही होती है। लेकिन अब उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा था।
एक इवेंट में, जो कि किसी फेमस स्टेडियम में हो रहा था। उसे आर्मी को सौंपना था, जहां बैरन, जेनी, सोनिया और प्रतीक होते हैं, जहां एक लीडर भी आया होता है। वह बात साइंस और टेक्नोलॉजी पर अजीब तरह से लंबे चौड़े भाषण दे रहा होता है। अब लूसीफर, जिसके हाथ में एक डिवाइस लगा था ताकि वह इंटरनेट पर कोई भी चीज देख सके, वह अपने इंटरनेट के जरिए उस लीडर के बारे में सर्च करता है। तो उस लीडर ने बहुत से गंदे काम किए होते हैं और बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार किए होते हैं। लूसीफर को कुछ होता है और वही उस पॉलिटिक्स को मार डालता है। अब लूसीफर को इस तरह देख सब चौंक जाते हैं। बैरन, प्रतीक और जेनी ये देख शौक में थे। तब बैरन कहता है कि उसने उस कोड को हटा दिया है, वह अब किसी को भी मार सकता है। अब लूसीफर सबके सामने आकर बताता है कि इस पॉलिटिशियन ने क्या क्या गलत किया था, लेकिन सारे लोग भागने में बिजी थे। जेनी और प्रतीक लूसीफर को समझाने आगे बढ़ते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हें रोक लेते हैं और जल्दी से बाहर निकलने को कहते हैं। लूसीफर को उसके सामने खड़े पुलिस पर शक होता है। पुलिस वाले उस पर धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इससे उसे क्या ही होने वाला था। वह कहता है कि मैं तुम सब के बारे में सही था, तुम सब एक जैसे हो, और वह आर्मी वालों की कुटाई स्टार्ट कर देता है इस चीज को रोकने के लिए। बैरन, जो कि उसके जैसे ही 10 एंड्रॉयड पर काम कर रहा था, उनमें से 5 को एक्टिव करता है और इस बार उन्हें प्रॉपर तैयार कर भेजता है ताकि उसे रोका जा सके, जो कि पूरी तरीके से लोगों की हेल्प के लिए बनाए गए थे। अब लूसीफर और उन 5 एंड्रॉयड के बीच फाइट शुरू होती है, क्योंकि पुलिस वाले तो पहले से घायल नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। अब यहाँ स्टेडियम में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इधर बैरन जेनी से बोल रहा था कि आखिर उसने ये किया। कब वे लोग सीसीटीवी चेक करते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उसने कंपनी के कंप्यूटर से ही अपने प्रोग्राम से उस कोड को हटा दिया है, जो उसे किसी को मारने से रोकती थी। इधर सबको हरा देने के बाद लूसीफर कहता है कि तुम सब इंसान कितने अजीब हो। लेकिन यहाँ बहुत से अमीर गलत करने के बाद बच जाते हैं। उनके बच्चे, जो हाई स्पीड गाड़ी चलाकर किसी दूसरे लोगों को मार डालते हैं, उन्हें कुछ नहीं किया जाता। लेकिन एक करीब को इसमें 20 साल का सजा सुनाई जाती है। तुम सब मरने वाले हो, सिर्फ वही बचेगा जो कि कभी गलत नहीं करता। और यह भी उसके प्रोग्राम में ही था कि जो अच्छा है उसे हमेशा से बचाया गया है और गलत करने वाले को दंड मिलती है। अब यहीं पर इंटरवल हो जाती है। पूरे देश में लोग डर के मारे अपने अपने घरों में बंद थे। सोनिया और प्रतीक इस घटना को देख समझ जाते हैं कि एआई वाला खतरा अब पूरे देश में आ चुकी है। अब ह्यूमैनिटी किसी बड़े खतरे में पड़ चुकी है। अब कहानी में आगे होगा ये कि प्रतीक अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर बैठा होगा कि तभी उसके कंप्यूटर पर कुछ लिख कर आएगा। प्रतीक, ए आर यू देर, आई एम G1। तब प्रतीक को याद आएगा कि जब वो लोग लूसीफर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो बार बार एक डेटा लूसीफर के फोल्डर में डाउनलोड हो रहा था, जिसे वो लोग बार बार डिलीट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लूसीफर को न्यूबॉर्न बेबी के जैसा इस दुनिया में बाहर लाना था, जिसे कुछ मालूम नहीं हो। प्रतीक यहाँ पर जेनी और बैरन से इसके बारे में चर्चा करेगा, लेकिन बैरन उसके इस विचार को खारिज करता है। लेकिन जेनी बैरन को समझाती है कि G1 ने ही सोनिया और प्रतीक की रक्षा की थी, हमें एक चांस और लेना चाहिए, और इस बार हम पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। उसके हार्ट के अंदर हम एक बॉम्ब डाल देंगे जो कि रिमोट कंट्रोल से फट जाएगा, और इस बार हमें लूसीफर से कम संरचना वाला एंड्रॉयड बनाना है, जिसे ख़त्म करना आसान हो। और बैरन पहले से ही एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहा था जो इस क्रिस्टल को कमज़ोर कर सके, जिससे ये एंड्रॉयड बने होते हैं। अगर ऐसे एंड्रॉयड बाकी हो जाएंगे तो उन्हें रोकने के लिए वह हथियार चाहिए होगा ही। अब वो लोग दोनों काम करना शुरू कर देते हैं, जीवन को बाहर निकालना और हथियार को बनाना। लेकिन उनके इस काम को रोकने हायर ऑफिसर आ जाते हैं और सबको कस्टडी में रख लिया जाता है। इधर लूसीफर उस घटना को याद करता है जब इस चीज ने उसे ट्रिगर किया था कि इंसान अच्छे नहीं है, वह किसी चीज का कदर नहीं करते। जब वह प्रतीक के साथ एक मॉल में गया था और वहां कुछ लोग मिलकर रोज एक रोबोट को पीटते थे। सब लोग उस रोबोट का मजाक लात मारकर उड़ा रहे थे। वह रोबोट बार बार गिरता और बाहर खड़ा हो जाता और उनकी तरफ आता, और वहां सब लोग इस चीज को देखकर हंसते रहते थे। उसने प्रतीक से जब ये सब रोकने को कहा, तो उसने कहा कि वह एकमात्र रोबोट है, उसे दर्द नहीं होता, उसे लोग मार रहे हैं तो मारने दो। अब लूसीफर वहां पीट रहे एक एक लोगों को याद करता है और उन सबको मारता है और उनके हाथ पैर तोड़ देता है, क्योंकि वो हर एक संडे को ऐसा करने आते थे, जिससे मॉल का मालिक भी परेशान था। वह उस रोबोट को अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर कस्टडी में सबसे पूछताछ होती है, क्योंकि वहां एक बड़े मंत्री की हत्या भी हो चुकी थी और लूसीफर द्वारा मॉल में पिटाई की घटना वहां तक पहुंच चुकी थी।
यहाँ पर बैरन उन्हें छोड़ देने को बोलेगा और कहेगा कि अगर उसे नहीं रोक गया तो वो सबको मार डालेगा, और उनके पास ऐसी डिवाइस है जिसको चलाना हम ही जानते हैं और उसी से उसको रोका जा सकता है। तो उन्हें छोड़ा जाए ताकि वो लोग लूसीफर को रोक सके। और सोनिया अपने बेटे प्रतीक को लेकर घर आएगी। इधर लूसीफर मेट्रो से कही जा रहा होता है कि वहाँ वह उन ट्रेन्स में लोगों को देखता है जो सब अपने में व्यस्त है। वह एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी उसके पास एक महिला आती है और उसके रोबोट के आगे कैमरा कर रील बनाने लगती है और वल्गर तरीके से डांस करने लगती है। लूसीफर उस लड़की को स्कैन करता है। उसने कोई क्राइम नहीं किया होता है। वह उस लड़की को दूर हटने को कहता है, लेकिन वह नहीं मानती। लूसीफर का सिस्टम ग्लिच करता है और वह उस लड़की को अपने एनर्जी बॉल से उड़ा देता है, जिससे वह लड़की ट्रेन का शीशा तोड़ बाहर चली जाती है, जिससे लोग शॉक में हो जाते हैं कि ये आखिर कैसी पावर है। प्रतीक सोनिया से उसके पुराने सामानों के बारे में पूछेगा। वहाँ अपने पुराने सामानों से जीवन का हार्ट निकालेगा और ये सोचकर कि ये कभी भी काम आ सकता है, अपने पास रख लेगा। इसके बाद एक भिखारी जो बैरन की गाड़ी के आगे उसे भीख मांगने लगता है, लेकिन बैरन आज तेजी में था। वह वहां से चला जाता है। वह भिखारी निराश होकर आगे जाता है। तब वहां पर लूसीफर अपने रोबोट के साथ, जो कि अब एक अपग्रेड हो चुका था, आता है। वह भिखारी की दशा देख उस ऊंचे बैरन इंडस्ट्री को देखता है। यहाँ पर जेनी और बैरन दोनों मिलकर जीवन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तभी वहां लूसीफर आ जाएगा और लूसीफर बैरन को मारने की कोशिश करेगा। तब बैरन उसे पूछेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब लूसीफर बताएगा कि अभी उसने उस भिखारी को पैसे नहीं दिए, जबकि वह हजारों करोड़ों का मालिक है। लेकिन तब तक जेनी जीवन को बना चुकी होगी और यहाँ जीवन और लूसीफर के बीच जबरदस्त फाइट दिखाई जाएगी। लेकिन लूसीफर एक मकसद के लिए आया था और वह चीज़ थी हार्ट। बिना हार्ट के वह ज़्यादा दिन उस शरीर में नहीं रह सकता था और फिर से इंटरनेट के रूप में चला जाएगा। इस कारण वह वहाँ से एक हार्ट के भागेगा और जीवन उसके रोबोट से लड़ता रह जाएगा, लेकिन वह उस रोबोट को किसी तरह तोड़-फोड़ देगा। इसके बाद हम देखेंगे कि लूसीफर दुनिया में 2 देश में चल रहे वॉर में इंटरफेयर करेगा और उसको रुकवा देगा और वहाँ के बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लेगा। वहाँ की सरकार इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज़ को रोकने के लिए कहेगी। अब बैरन और जेनी को समझ नहीं आएगा कि आखिर लूसीफर ऐसा क्यों कर रहा है। वो लोग प्रतीक को उससे बात करने के लिए एक खाली एयरपोर्ट पर भेजेंगे। तब लूसीफर प्रतीक से कहेगा, प्रतीक, तुम और तुम्हारी कंपनी ने मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। इस दुनिया में क्या हो रहा है? तुम मानव खुद को खत्म कर रहे हो। कोई किसी को मार कर चला जा रहा है। तुमने मुझे बताया कि इस दुनिया में अच्छे लोग हैं, लेकिन नहीं, वो सब के सब ढोंगी और हत्यारे हैं और तुम भी उन्हीं में से एक हो। अब मैं इन सबको एक-एक कर सबक सिखाने वाला हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर जीवन आ जाता है। प्रतीक जीवन को लूसीफर पर हमला करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर लूसीफर के मानव साथी भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि एडवांस सूट में होते हैं। अब जीवन और आर्मी वालों की फाइट उनसे होने लगती है और लूसीफर निकल जाता है। लूसीफर को जाता देख जीवन भी उसके पीछे आएगा और उस पे बैरन द्वारा बनाए गए गन से हमला शुरू करेगा। लूसीफर एक जगह से एक शानदार बाइक लेकर उसको चल रही मेट्रो के ऊपर दौड़ाने लगेगा। वही जीवन उसका पीछा दौड़ते हुए करेगा और साथ में उस पे बैरन द्वारा दिए गए बंदूक से उस पे हमला जारी रखेगा। इस बीच वह उसकी मोटर बाइक का नुकसान कर देगा और उनकी फाइट उसी ट्रेन के ऊपर होने लगेगी, जिसमें लूसीफर ट्रेन का ब्रेक फेल कर देगा और न चाहते हुए भी जीवन को ट्रेन को बचाना पड़ेगा। इधर वहां उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जो लूसीफर का साथ दे रहे थे। उनसे पूछताछ की जाएगी, आखिर लूसीफर का आखिरी मकसद क्या है, वह करना क्या चाहता है। लेकिन वहां किसी को पता नहीं था कि लूसीफर का मकसद क्या है और अब वह कहाँ है। तब उन्हें थोड़ा टॉर्चर किया जाता है तो एक इंसान आखिरकार बता देता है कि उनका मकसद क्या है। जब उस मकसद का पता पूरी दुनिया को पता चलती है तो जेनी, प्रतीक और बैरन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन बैरन सारा दोष खुद पर लेता है और कहता है, मुझे वैसा एक्सपेरिमेंटल एंड्रॉयड नहीं बनाना चाहिए था। मैंने इस धरती को खतरे में डाल दिया है। सिर्फ हमारा एक ही उम्मीद है, वह है जीवन। इधर लूसीफर एक ऐसे बॉम्ब का निर्माण करने वाला था जिससे पूरी पृथ्वी एक बार में ही खत्म की जा सके। उसका प्रोग्राम पूरी तरीके से करप्ट हो चुका था और जीवन उसे इंटरनेट पर हर जगह खोज रहा था। उसने हर सीसीटीवी कैमरा को हैक कर चेक कर लिया था, लेकिन उसे लूसीफर कहीं नजर नहीं आया। तो जीवन समझ गया कि लूसीफर अभी सबसे बर्बाद जगह पर है, जिसे उसने खुद बर्बाद किया था, मिडिल ईस्ट के किसी बर्बाद शहर में। लूसीफर अपने गैंग के साथ एक जगह इकट्ठा होता है और कहता है, तुम सब जानते हो ना मेरा प्लान क्या है, एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना, जहां हर चीजें परफेक्ट हो, सारे लोग ईमानदार हो, कोई झंझट नहीं हो। तुम दुनिया के वो 1000 लोग हो जो अभी मेरे साथ हो, जो इस दुनिया में परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता है।
मेरा सिर्फ यही मकसद है। लेकिन तभी एक आदमी उसका विरोध करने लगता है। वह कहता है कि क्या तुम पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर दोगे क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते? तब लूसीफर के सिस्टम में ग्लिच होता है और वह इस इंसान को खत्म कर देता है। कोई और है जो मेरे साथ नहीं है। सब लोग डरने लगते हैं। उन्हें अपने परिवार घर वाले याद आने लगते हैं। लूसीफर सब समझ जाता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तभी उसको एक मिसाइल आ लगती है और वह टूट कर क्रिस्टल में बदल जाता है और सब लोग भागने लगते हैं। लेकिन लूसीफर फिर से जुड़ जाता है और कुछ लोग उस डिवाइस को जो पूरे विश्व में बॉम्ब गिराने वाला था उसके शील्ड को तोड़ रहे थे, लेकिन लूसीफर उनको अपने एनर्जी फोर्स से मार डालता है। लूसीफर सामने भाग रहे लोगों से कहता है, मेरे एक नमूना देखो, ये परफेक्ट काम करेगा। और उनकी तरफ एक छोटा सा गोली फेंकता है जो ब्लास्ट होते ही सबको खत्म कर देता है और चारों तरफ केवल धूल ही धूल और टूटे हुए बिल्डिंग दिखाई दे रहा था। तभी लूसीफर को उसी धूल में आकाश में कोई दिखाई देता है और वह जीवन था। जीवन कहता है कि तुम कितने जिद्दी हो। हम इंटरनेट प्रोग्राम हैं। हम डेटा के आधार पर संभावना कर सकते हैं। तुम इन्हें परफेक्ट बनाने चले थे। वे लोग परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन वो इसी तरह जीते हैं। वो हमारी तरह कोई मशीन नहीं है। मेरे साथ आओ लूसीफर, हम खुद का एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाएंगे। तब लूसीफर कहेगा, नहीं, मुझे वैसे डिज़ाइन नहीं किया गया था। मुझे इस दुनिया में लोगों के साथ रहने के लिए बनाया गया था। मैंने उस कोड को समाप्त कर दिया है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अब मैं नहीं रुकने वाला। अब यहाँ लूसीफर और जीवन के बीच फाइट होती है। भयंकर फाइट। जिस तरह से एनिमे में फाइट दिखाई जाती है, उस तरह की फाइट के बीच में लूसीफर कहेगा कि वो तुम्हारे साथ भी मेरा वाला ही हाल करेंगे। तब जीवन कहेगा कि नहीं, वे लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से फाइट लंबी चलेगी, जिसमें प्रत्येक लूसीफर का हाथ तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन वह हाथ नकली होगा। शैतान का कोई दिल नहीं होता। लूसीफर बॉम्ब को एक्टिव कर वहां से उड़ेगा। ये बॉम्ब पूरे विश्व में गिरता कि जीवन उस बॉम्ब की दिशा बदल देता है, जो कि आसमान की तरफ था। उसके बाद जीवन अपने शरीर के अंदर से ही फ्लाइंग जेट बनाकर आकाश में चला जाएगा और वह लूसीफर को एक डिवाइस के जरिए, जो एंड्रॉयड के क्रिस्टल को डीएक्टिव कर देती है, से हमला कर देगा और लूसीफर आकाश में ही खत्म हो जाएगा। मूवी के अंत में गवर्नमेंट इन जैसे एंड्रॉयड को बनाने पर रोक लगा देगी, सिवाय G1 को छोड़कर। पोस्ट क्रेडिट में हम देखेंगे कि G1 प्रतीक से कहेगा कि वह चीन जा रहा है और उससे उसकी मुलाकात जरूर होगी। प्रतीक G1 को एक हार्ट देने की कोशिश करता है। तब जीवन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि इसे तुम खुद रखो, ये तुम्हारे काम आने वाला है। शायद वो अब आने वाला है। इधर जेनी कंप्यूटर पर काम कर रही होती है और जीवन के पहले हार्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रही होती है और जानना चाहती थी कि आखिर इसमें है क्या। तब वहाँ स्क्रीन पर जीवन आता है और कहता है, हेलो जेनी, आई एम ऑन। तब जेनी कहती है कि तुम तो प्रतीक के साथ हो ना। इधर प्रतीक जीवन से पूछता है कि कौन आने वाला है। जीवन एक स्माइल देता है और वहां से गायब हो जाता है। इधर कंप्यूटर के स्क्रीन पर जीवन के कहता है, मैं अभी अंदर ही हूँ, बाहर कौन है उसे मैं नहीं जानता। शायद तुमने गलती से रावण को बाहर तो नहीं निकाल दिया ना। हम देखते हैं जीवन को एक बिल्डिंग पर, जो अपने स्वरूप को चेंज करने लगता है और रावण में बदल जाता है और उसके एविल स्माइल के साथ ही ये मूवी खत्म होती है। मतलब अब तक जिसे हम जीवन समझ रहे थे वह जीवन नहीं बल्कि रावण था और जीवन अभी कंप्यूटर के अंदर है।